हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने समझा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, वेरियस क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या होते हैं, एक गुड क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है। आई होप सो कि आप लोग वो पर्टिकुलर वीडियो को देख चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आवर सेकेंड पार्ट, जिसमें हम उस पर्टिकुलर जो है चैप्टर को या उसी पर्टिकुलर पार्ट को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए तो अब हमें कुछ टर्म्स के बारे में समझना है जो कि आगे हमें हेल्प करेंगे इन आर लाइक पूरा स्टैटिस्टिक्स में या किसी भी चीज का जो है रिसर्च करने में, जो चीजें हमें हेल्प करती है। सबसे पहला टर्म है हमारे पास में, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का अगर आप लोग लिटरल मीनिंग पर जाओगे तो उसका मतलब होता है वेरी करना। वेरी करना का मतलब क्या होता है? तो और सिंपल लैंग्वेज में जाए तो दैट इज जो चीज चेंज होती रहे, दैट इज द थिंग जिसे आप वेरिएबल कहते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछूं आपकी एज क्या है, तो आप आपकी एज बताओगे। अब आपने बोला है कि मैम वी आर 17 ईयर्स ओल्ड। मेरी एज 17 नहीं है ना, मेरी तो दूसरी है। तो दिस एज क्या है? दिस इज वेरिएबल। ये चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है इन द सेंस कि वो अलग अलग जो पर्सन है उसकी अलग अलग क्या है आपके पास में एज है। ठीक है, ये तो नहीं है कि बस एज जो है वो 17 ईयर्स है और सभी की एज 17 ईयर्स ही होती है। ठीक है, तो एज क्या है? वेरिएबल है। हाइट, हाइट ऑल्सो डिफर्स। ठीक है, वेरी करता है मतलब डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम जो है आइटम टू आइटम। ठीक है, तो हाइट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, वेट इज अ वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही और भी आप लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हो। प्राइस क्या होता है? प्राइस वेरिएबल होता है। अलग अलग कमोडिटी, अलग अलग जो है आपके गुड्स की या सर्विसेज की प्राइस जो होती है वो अलग अलग होती है, राइट। तो इसे हम जो है वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर ऐसा पर्टिकुलर आपके पास में कोई भी चीज होना जिसकी वैल्यू डिफर करती रहती है, दैट इज बेसिकली वेरिएबल। So derived from the word vary, which means to differ or change. Variable refers to quantity or attribute whose value varies from one investigation to another. ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है या फिर एट्रीब्यूट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है एक इन्वेस्टिगेशन से जो है अनदर इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, दैट मीन्स कि जो चीजें आपकी चेंज होती रहती है, दैट इज बेसिकली वेरिएबल। ठीक है, द डिफरेंस इन द वैल्यू मे बी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स, आइटम्स, प्लेसेस और टाइम। जो डिफरेंस आता है वो किस बेसिस पर आ सकता है? वो इंडिविजुअल के बेसिस पर आ सकता है। जैसे कि अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए, एज, हाइट, वेट, ये क्या है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दिस विल डिफर। आइटम्स के बेसिस पर आ सकता है। ठीक है, आपके पास में क्या पर्टिकुलर आइटम है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इन चीजों पर। प्लेसेस, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं कि रेनफॉल जो है भोपाल में, कुछ मैंने आपको एक नंबर दिया कि इतनी जो है मिलीलीटर हुई है। ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ कि गुजरात में रेनफॉल का कुछ और जो है हमारे पास में फिगर है। ठीक है, जम्मू में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है। तो दिस इज व्हाट, प्लेस टू प्लेस ये डिफर कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि आपके जो वेरिएबल है वो प्लेस टू प्लेस भी डिफर कर सकते हैं, प्लस टाइम पे भी डिफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लो, उस प्रोडक्ट की आज की प्राइस है 100 रुपीज एंड वो लास्ट ईयर प्राइस था 80 रुपीज पर। तो ये टाइम के साथ में ये चीज चेंज हो गई। ठीक है, तो टाइम टू टाइम भी जो है चीजें डिफर कर सकती है। तो जो वेरिएबल है उसमें हम ये जो डिफरेंस बता रहे हैं, दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ दिस, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, आइटम्स के रिस्पेक्ट में, प्लेस, टाइम या और कोई पर्टिकुलर चीज आ जाए जो कि ऐसे कॉमन में आ रही है, तो वो चीज भी जो है एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, ईच वैल्यू विद इन सच रेंज इज कॉल्ड वेरिएट। ठीक है,
हर एक जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर रेंज में उसे हम वेरिएट कहते हैं। दैट मीन्स कि वेरिएबल एक प्लूरल सेंस में बोल दिया आपने, एंड वेरिएट क्या है, एक सिंगुलर सेंस में वो आ जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, price is a variable as prices of different commodities is different. Age is a variable as age of different students varies, ठीक है। सो ये क्या है आपका, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई गेस अब अगर आप लोगों के सामने कभी भी ये टर्म आएगा वेरिएबल, तो आप लोग इजीली बता पाओगे कि वेरिएबल क्या होता है। फॉर द थिंग्स या ऐसी कुछ चीज आप लो जो कि एकदम सेम रहेगी रिगार्डलेस ऑफ जो भी पर्टिकुलर कंडीशंस है, किसी भी रिस्पेक्ट में ले लो, तो वो फिर आपका वेरिएबल नहीं होता है। वैसे अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हर एक पर्टिकुलर जो चीज है जो कि हम लोग यूज करते हैं, हर एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो आपका वेरिएबल ही होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइक जो वेरियस आइटम्स हैं, जो वेरियस पर्सन है, उनके ऊपर ये चीजें डिफर करती है, ठीक है। देन वेरिएबल दो टाइप के हो सकते हैं, वन कैन बी डिस्क्रीट वेरिएबल, वन कैन बी कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं, वील अंडरस्टैंड दिस। डिस्क्रीट वेरिएबल का एक और जो नेम होता है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आपका एक साइड पर है कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक साइड पर है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। विल अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्या होती है। सबसे पहले आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल पर। अब देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसे पर्टिकुलर वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें आप आपके फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में नहीं बता सकते हो। उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को आप क्या बोलोगे, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन अ फैमिली, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। फैमिली में कोई हाफ थोड़ी ना होगा, आप या तो बोलोगे 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1 कुछ भी, लेकिन आप ऐसे तो नहीं बोलोगे 3.5 है मैम हमारी फैमिली मेंबर्स। 0.5 क्या होता है, 0.5 आपने क्या एक पर्सन को डिवाइड कर दिया, राइट। तो ऐसे पर्टिकुलर वेरिएबल्स जो कि आप डेसिमल में नहीं बता सकते हो, उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका है, तो दिस इज व्हाट आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है कि आप इसको डेसिमल्स में नहीं बता सकते हो, फ्रैक्शंस में नहीं बता सकते हो। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जब भी आप देखोगे तो आप लोग ऐसे ही देखोगे कि आपके पास में जो है प्रॉपर पूरी जो है लाइक एक होल नंबर यू कैन से, ठीक है, कि आपके पास में जो है कोई भी लाइक इंटीजर्स वी हैव, नो डेसिमल्स, नो फ्रैक्शंस, ऐसा वाली चीज, ठीक है। So variables which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as discrete variables. Number of children in a family can be 1, 2 or so on, but cannot be 1.5, 2.75, ठीक है। So in such case data is obtained by counting. ऐसे केस में हम डेटा को कैसे ऑब्टेन करते हैं, काउंट करके, ठीक है, कि हाँ इतना इतना है। अब अगर कभी भी आप लोगों के सामने कोई भी पर्टिकुलर चीज आ जाए और आपसे बोला जाए ये डिस्क्रीट है या वेरिएबल है, तो आपको सिंपल सा लॉजिक यही लगाना है कि क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड इन द सेंस क्या आप इसको फ्रैक्शंस में बता सकते हो, क्या आप इसको डेसिमल्स में बता सकते हो। इफ यस, तो वो आपका डिस्क्रीट नहीं है। अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं ले सकता है तो ही वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। देन आते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल पे। अब कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या है, तो दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन टेक all the possible values, integral as well as fractional, in a given specified range are termed as continuous variable. Thus the height or weight of individuals can be of any value within the limits, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 1 person is 5.4 feet, तो क्या ये मैंने सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है, कि यहाँ 5.4 जो है फीट का जो है कोई पर्सन है हमारे पास में, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यूज आर पॉसिबल। आप अपना जो है वेट बता सकते हो 40.5, ठीक है, 40.5 हम लोग बोल देते हैं। ऐसे ही जो है ये डेसिमल ले सकते हैं। एज भी हम जो है कई बार अपनी कैसे बता सकते हैं, कंटिन्यूअस के बेसिस पर आप कई बार बता भी सकते हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, वी आर 17.5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि आपने जो है ये फ्रैक्शन में बता दिया, दैट इज नॉट गलत। तो जहां पर गलत नहीं हो रहा है तो वो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ सकता है।
सो इन सच केस डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। अब ये आप लोग लिखते कैसे हो, कुछ इस वे में, आप जब भी कंटीन्यूअस क्लासेस या कंटीन्यूअस वेरिएबल को देखोगे आप लोगों के पास में हमेशा डेटा कुछ ऐसा आएगा। डिस्क्रीट में हमने क्या देखा था, डिस्क्रीट में हमने देखा था कि जैसे कि हमने लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो फिर जो है उसमें हमने लिया है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप जो है कंप्लीट नंबर लेते हो, एंड जब आप कंटीन्यूअस वेरिएबल की बात करते हो तो यहाँ पर आप क्लासेस लेते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल दूं 50.5 मेरे पास में कोई जो है वेट है, तो वो कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, 50 से 55 की रेंज में ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज कि आपका जो कंटीन्यूअस वेरिएबल है वो हमेशा यूएलसी के ऐसे क्लासेस के फॉर्मेट में दिया होता है। ठीक है, तो ये आपका कंटीन्यूअस है एंड दिस काइंड ऑफ इज व्हाट योर डिस्क्रीट। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस कौन सा है, तो ऐसे पर्टिकुलर टेबल से आप लोग आराम से समझ सकते हो, जहां पर आपके पास में इस टाइप से क्या गिवन है, इस टाइप से जो है आपके पास में क्लासेस गिवन है तो वो आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा, और अगर आपके पास में प्रॉपर जो है होल नंबर्स गिवन है तो वो आपका डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। और देखो इसको कंटीन्यूअस क्यों बोला गया है, यू कैन सी 40 to 45, 45 से 50 कंटीन्यूअस में चल रहा है ना, बीच में हमने कुछ गैप थोड़ी ना किया है। 50 से 55 कंटीन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ऑल राइट। देन डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल वर्सेस कंटीन्यूअस वेरिएबल, मीनिंग अगर आप लोग लो तो डिस्क्रीट वेरिएबल इज अ वेरिएबल which is capable of taking only exact value and not any fractional value। वही continuous का क्या मतलब हो गया कि continuous variable is a variable which can take all the possible values, integral as well as fractional in the given specified range। ठीक है, तो यहाँ पर आपके integral और fractional दोनों ही values आ सकती है, जो भी particular limit है उसके अंदर अंदर। चेंज इन वैल्यूज, वैल्यूज कितनी चेंज होती है, किस बेसिस से आप लोग देखोगे कि जो वैल्यूज है वो कैसे जो है चेंज होगी। सो दीज वेरिएबल्स इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, कंप्लीट नंबर 2 से 3 गए या 4 गए या 6 गए, कंप्लीट नंबर में हम जो है अपने वेरिएबल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर इधर देखें तो दीज वेरिएबल्स कैन इंक्रीज इन फ्रैक्शनल्स एज वेल एज इन कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्लीट नंबर भी हो सकता है या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। आप 50 से 51 पर भी जा सकते हो, आप 50 से 50.5 पर भी जा सकते हो। ठीक है, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर कि चेंज इन वैल्यूज का क्या मतलब है। देन डेटा कलेक्शन अगर देखा जाए तो डिस्क्रीट वेरिएबल में डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, हम जो है काउंट कर कर डेटा को निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड कंटीन्यूअस में क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं। आप वेट को मेजर करते हो, आप हाइट को मेजर करते हो। ठीक है, सो ये जो है आपका मेजरमेंट है, जहां पर आप मेजर कर रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज योर कंटीन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, सो इन केस ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। एग्जांपल्स ले, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये इन्हें जिसका आपको नंबर निकालना है उसे आप जो है मेजर तो करोगे नहीं, राइट, आप उन्हें क्या करोगे, काउंट करोगे। और जहां पर आप मुझे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एज इन द फॉर्म ऑफ काउंटिंग नहीं फाइंड आउट करना, तो वो आपके कंटीन्यूअस में आ जाएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स एज दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, एंड हाइट और वेट ऑफ इंडिविजुअल आर कंटीन्यूअस वेरिएबल्स एज दे कैन बी इन फ्रैक्शंस। ठीक, देन आते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आपको फिर से लेकर चलूंगी मैं वापस थोड़ा सा अपनी पीछे वाली स्लाइड्स पर। यहां पर आते हैं, हमने देखा है वेट है कुछ ये 40 से 45 की रेंज में देयर आर 22 स्टूडेंट्स। ये 22 क्या है, ये बताओ 22 क्या है, दिस इज एक्चुअली योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको अभी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपके ये जो वेरियस नंबर्स हैं ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं आपके किसी भी डेटा में। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, कि आपका 40 से 45 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी बार इनके बीच के कितनी बार जो है नंबर्स आए हैं आपके पूरे डेटा में,
तो दैट इज बेसिकली 22 टाइम्स, ठीक है। 45 से 50 के बीच में जो नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं आपके पूरे डेटा में, दैट इज 6 टाइम्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके कंटीन्यूअस वेरिएबल में भी होती है एंड आपके जो है डिस्क्रीट वेरिएबल में भी होती है। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ अब, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज में है, दे आर इन 5 फैमिलीज, मतलब कि 5 फैमिलीज ऐसी है जहां पर दे हैव 0 चाइल्ड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 चाइल्ड कितनी फैमिलीज में है, 7 में। तो इट मीन्स क्या कि देर आर 7 फैमिलीज जिसमें एक ही चाइल्ड है। देर आर 5 फैमिलीज जिसमें 2 चिल्ड्रन है। देर आर 3 फैमिलीज जिसमें 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ऑल राइट। तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि जो हमारे पास में डेटा था उसमें जो 0 था वो 5 टाइम्स जो है आपको देखने को मिला, 1 जो है वो 7 टाइम्स देखने को मिला, 2 जो है वो 5 टाइम्स देखने को मिला एंड 3 जो है वो 3 टाइम्स देखने को मिला। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आपके जो भी पर्टिकुलर ये वेरिएबल्स है ये कितनी बार रिपीट होते हैं आपके पूरे डेटा में, ऑल राइट। So this is the thing which we call frequencies. So frequency refers to number of times a given value appears in a distribution, ठीक है। एक कोई भी वैल्यू है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है अपीयर हो रही है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। For example, suppose there are 20 students in class and out of them 9 students have got 70 marks and 6 students have got 85 marks. तो ये 9 और 6 क्या हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, क्योंकि ये 70 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों को मिला है, 9 स्टूडेंट्स को। या फिर वी शुड से कि 70 इज लाइक योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, देखो कंफ्यूज नहीं होना, आप 70 को 9 बार लिखोगे ना, आप 9 को थोड़ी ना 9 बार लिखोगे, तो क्या आप बार बार रिपीट करने वाले हो, दैट वुड बी योर फ्रीक्वेंसी। दिस इज आवर वेरिएबल और ये है हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 70, 85 क्या है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आओ अब नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी हमने समझ लिया है कि अच्छा ठीक है 70 मार्क्स जो है वो 9 स्टूडेंट्स को मिला है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो मैं वापस गई और आपको मैंने टेबल का एग्जाम्पल दिया, टेबल के थ्रू जो है आपको समझाया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक्चुअली दैट टेबल इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है जो कि बेसिकली आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके वेरियस जो है क्लासेस की या वेरियस जो आपके पास में वेरिएबल्स है उनकी, ठीक है। सो अ टेबल इन विच फ्रीक्वेंसीज एंड द एसोसिएटेड वैल्यूज of the variable are written side by side is known as frequency distribution, ठीक है। तो frequency distribution क्या है, एक टेबल है जिसमें कि आपके पास में जो है वेरियस फ्रीक्वेंसीज लिखी है प्लस जो उनसे एसोसिएटेड वैल्यूज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज से एसोसिएटेड जितनी भी वैल्यूज है वो लिखी है साइड बाय साइड, उस पर्टिकुलर टेबल को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। A frequency distribution can be discrete और कंटीन्यूअस, ठीक है। जो दोनों चीजें अभी मैंने आपको बताई कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, वो कंटीन्यूअस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वेरिएबल इज डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, ठीक है। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपका वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिस्क्रीट, अगर आपका वेरिएबल कंटीन्यूअस होगा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंटीन्यूअस, ठीक है। नाउ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। देन आपका कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो दिस इज व्हाट योर वेट एंड दैट इज व्हाट योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल्स हैं और वो क्या है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ऑल राइट। देन आते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज पर। अब अभी तक जो आपने ये वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी पढ़ा ना, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, उसी को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में और प्रॉपर मैनर में समझते हैं। दैट इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल सीरीज। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? It is the arrangement of classified data in some logical order, like according to the size, according to the time of occurrence, or according to
some other measurable or non-measurable characteristics is known as statistical series. Statistical series are prepared to present the collected and classified data in a properly arranged way. For example, if the data pertaining to the marks of 35 students in a class are put in systematic way, it can be called statistical series. What is statistical series? क्या है? वो एक अरेंजमेंट है आपके क्लासिफाइड डेटा का. कहाँ, किस पर्टिकुलर वे में अरेंजमेंट? एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट. ठीक है, मतलब कि जो भी आपने डेटा को क्लासिफाई किया है उसको आप प्रॉपरली जो है अरेंज कर रहे हो, प्रॉपर मैनर में आप उसको अरेंज कर रहे हो. अब वो किसी भी पर्टिकुलर मैनर में हो सकता है आप अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ अक्यूरेंस, या फिर जो है अकॉर्डिंग टू अदर मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे जो है आप डेटा को क्लासिफाई करते हो, या हम बोले कि स्टैटिस्टिकल सीरीज में डिवाइड करते हो. जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, अगर मैं लास्ट वाले पार्ट पर चलूं तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में जो है आपका टाइम बेसिस पर क्लासिफिकेशन, राइट, एंड जो ये चीजें हम लोग पढ़कर आए थे वो क्या है? वो आपका स्टैटिस्टिकल सीरीज ही है कि आप आपके डेटा को कुछ लॉजिकल मैनर में अरेंज कर रहे हो, कुछ जो है चीजें आप लोग वहां पर देख रहे हो. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द स्टैटिस्टिकल सीरीज. ठीक है, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज पर आए कि ये क्या क्या है. तो उसको बेसिकली सबसे पहले आप दो टाइप्स में डिवाइड करोगे ब्रॉडली, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये दो चीजें हैं कि या तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको जो है डिवाइड कर रहे हो कि आपका जो भी पर्टिकुलर डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्टेनिंग जो है आप उस डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो. दैट इज बेसिकली आपका इसके अंदर जो कि आपका टाइम सीरीज है, स्पेशल सीरीज एंड कंडीशन सीरीज है. इन तीनों को हम लोग अपने लास्ट वाले पार्ट में पढ़कर भी आए हैं. फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स आप जो है आपका ये जो स्टैटिस्टिकल सीरीज हो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे? उसके दो टाइप्स है, वन इज योर इंडिविजुअल सीरीज, वन इज योर फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या आएगा? अभी अभी पढ़कर आए हम कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके फ्रीक्वेंसी सीरीज का पार्ट है. दैट मीन्स कि इस फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम और फर्दर डिवाइड करेंगे और इसमें क्या आने वाला है आपका डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज. ठीक है, तो ये जो है इसका और फर्दर डिवीजन होता है. नाउ इफ मैं इन तीनों की बात करूं तो दिस इज वेरी सिंपल. आपके जो है सीधे सीधे आप इनके टर्म्स से जाते हो और चीजों को कर देते हो. जब हम आते हैं इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज पर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जो है ना ज्यादा एम्फेसिस यहाँ पर रखना है. यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको घुमाया जा सकता है, प्लस यहाँ से जो है क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो ये सारी चीजें क्या होती है, वील स्टडी इन डिटेल प्लस ऑल्सो वील स्टडी दिस. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद द ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज. पहले जो है फटाफट हम इन तीनों को निपटाते हैं, देन वील शिफ्ट टू आर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले आपके पास में क्या है, टाइम सीरीज. दैट मीन्स अगर आप टाइम के बेसिस पर अगर आप जो है आपकी डेटा को क्लासिफाई करते हो तो दैट इज बेसिकली योर time series. So if the different values that a variable has taken in a period of time are arranged in chronological order, the series so obtained is called time series. ठीक है, it is the statistical series in which data is presented with regards to time unit, day, week, month और year. ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर आप जो है आपके डेटा को प्रेजेंट करते हो तो दैट इज बेसिकली योर टाइम सीरीज. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं प्राइस बता रही हूँ लास्ट के 5 इयर्स का. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर टाइम सीरीज कि आप टाइम के बेसिस पर जो है डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 1950 से 2011, तो ये यहां से यहां तक क्या है, ये दिस इज बेसिकली योर टाइम सीरीज. ठीक है, देन आता है स्पेशल सीरीज. इसका अदर नेम है ज्योग्राफिकल सीरीज. ज्योग्राफिकल से समझ में आ गया, प्लेस से रिलेटेड. ठीक है,
तो इफ आप आपके डेटा को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम ज्योग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सम प्लेसेस, तो वो आपका जो है ज्योग्राफिकल या फिर स्पेशल सीरीज हम उसे कहेंगे. सो द डेटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू लोकेशन और ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन form a spatial series. For example, population of 5 states of India as per census 2011. ठीक है, तो जो भी 5 states, ओके 5 states, तो ये जो अलग अलग स्टेट है ये क्या है, दिस इज योर स्पेशल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, दिस इज व्हाट शोइंग आपका जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वो चीज यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है, देन कंडीशन सीरीज, आप किसी कंडीशन के बेसिस पर जो है आपके डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो. ठीक है, कोई स्पेसिफिक जो है अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पर. सो इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस. For example, students of a certain class arranged according to their age, height, weight, marks, etc. तो condition can be different कि आप किस बेसिस पर जो है क्लासिफाई कर रहे हो, वो जो है वो आपके कंडीशन सीरीज का पार्ट बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो स्टैटिस्टिकल सीरीज का फॉर्मेशन था वो हम लोगों ने देखा है. यहां से आपके पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आएंगे भी तो दे वुड बी वेरी सिंपल कि क्या होता है ये बता दो. ठीक है, देन आता है कुछ थोड़ा सा अच्छा सा भारी भरकम चीज. वैसे बहुत इजी है, बहुत भारी भरकम नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है. और कुछ नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो थोड़ी सी लेंदी है, बाकी आपकी इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज आर सुपर इजी. ठीक है, कंटिन्यूअस को भी समझ लेंगे क्या होती है. अगर हम टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज पर जाएं और इसमें भी बेसिकली अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर जा रहे हैं तो ब्रॉडली हमने डिफाइन किया है इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज को. इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास में दो है, वन इज योर अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, वन इज योर ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज. एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज है. कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर वी हैव दीज मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज जिन्हें कि हम लोग आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, तो इतने सारे जो है टाइप्स देखकर आपको घबराना नहीं है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड जो इंडिविजुअल सीरीज है उससे करेंगे हम लोग स्टार्ट. ठीक है, so individual series refers to that series in which items are listed singly. That is, each item is given a separate value of measurement. देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होता है. इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो हम लोग देख रहे हैं 10 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th. ठीक है, तो अगर क्लास 11th में अगर हम 10 बच्चों के मार्क्स देख रहे हैं, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल जो 10 मार्क्स है वो कुछ ये हैं 66, again 66, then you have some 70, 72, 70, 71, 80, 90, 60. ठीक है, फिर अगेन आई हैव 70, 72. इस वे से कुछ हमारे पास में मार्क्स हैं. अब अगर हम इसको डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से लिखते तो हम क्या करते, हमने देखा कि अच्छा यहाँ पर 266 है तो हम 66 को एक बार लिखते और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते, दैट इज 2. ठीक है, कि आपका जो है 66 दो बार रिपीट हो रहा है. 70 की बात करूं तो आई कैन सी 3 बार 70 रिपीट हुआ है तो मैं 70 लिखती और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिख देती. ठीक है, अगर उसके बाद में 72 पर आऊं तो 72 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी 2 लिख देती. 71 एक ही बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैं 1 लिख देती. ठीक है, ये कौन सा था, दिस वाज योर डिस्क्रीट सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में आप क्या करोगे, इंडिविजुअल सीरीज में ये जो 10 आपके मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो सिंगली लिखे जाएंगे, कहीं पर भी हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेके आएंगे, हमने इसी मैनर में लिख दिया. ठीक है, दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज. अब जो इंडिविजुअल सीरीज है वो दो टाइप्स की हो सकती है, एक होती है आपकी अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज. ये पर्टिकुलर क्या है, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड. कहीं से 66 आ रहा है, फिर 70 हो गया, 72 हो गया, फिर इधर देख रहे हैं 60 हो गया, 90 के बाद में 70, 72 आ रहा है. दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, कि कुछ भी नंबर कहीं पर भी लिखे हैं. अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज बनाना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूं, मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में से कुछ लिख दूं, दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया
66, अच्छा पहले 60 है, ठीक है, 60 देन 66 देन 66, ठीक है, ये नंबर्स लिख दिए मैंने। उसके बाद में आपके पास में आ गया 70, फिर 70 एक और बार है तो एक और बार है तो 3 टाइम्स आपने 70 को लिखा है। देन आपके पास में आया 71, देन उसके बाद में हमने जो है 72 लिखा है, 2 टाइम्स वी हैव 72, देन 80 एंड देन 90। ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइज्ड क्या हो गई कि आपने जो है प्रॉपर मैनर में उसको अरेंज किया है, दैट कैन बी योर असेंडिंग ऑर्डर और योर डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें आर लाइक पॉसिबल इन योर ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है कि बिल्कुल हैपहैजार्ड मैनर में आपने कैसे भी जो है वैल्यूज को या डेटा को जो है यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। देन आते हैं कि इसी का ही जो वी वुड से कि इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। सो अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा दैट इज रॉ डेटा, ठीक है, रॉ डेटा को आपने अनअरेंज्ड ही रखा है, अभी आप उसको जो है अरेंज नहीं कर रहे हो। बेसिकली हमारे पास में कलेक्शन के बाद में रॉ डेटा आता है एंड इन ऑर्गेनाइजेशन वी अरेंज दैट रॉ डेटा, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि आपका जो रॉ डेटा है वो अनअरेंज्ड फॉर्म में है। रॉ डेटा मींस डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, रॉ डेटा का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा है वो। When the investigator has collected the data and he has not arranged the same in a systematic manner, it is called raw data और unorganized series, ठीक है। जब एक इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है और उसे अरेंज नहीं करता है सिस्टमैटिक मैनर में, तो उसे हम जो है रॉ डेटा कहेंगे या फिर उसे हम अनऑर्गेनाइज सीरीज कहेंगे। जैसा हमने डेटा उठाया वैसा का वैसा है, हम उसको जो है अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज है। सो फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया हमने 10 बच्चों का, 35 48 38 17 25 45 36 29 42 22। क्या आपको कुछ समझ में आया? मुझे भी नहीं आया, ठीक है, कि ये क्या है, मतलब इन द सेंस इससे क्या हम एनालिसिस निकालें, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज क्या है कि आपने डेटा को कुछ अरेंज नहीं किया है, बिल्कुल भी जो है आपने यहाँ पर कोशिश नहीं की कि हम इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर दे, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ डिजायर्ड थिंग, है ना। इससे जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर ऑर्गेनाइजेशन तो आपने कुछ किया ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम ही देना फिर क्या है, बेकार हो जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ओनली, ठीक है। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। सो ऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा। आप रॉ डेटा को प्रॉपरली क्या कर रहे हो, अरेंज कर दो अगर, तो वो आपका ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज होगा। अब ये जो अरेंजमेंट है किस फॉर्म में हो सकता है, तो एन अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज मे बी प्रेजेंटेड इन 2 ways। फर्स्ट वन इज योर अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख दो, जैसे कि रोल नंबर वाइज आपने अरेंज कर दिया, ठीक है, 1 2 3 के हिसाब से आपने अरेंज कर दिया। दूसरी थिंग इज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, दैट इज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो इन 2 वेज में जो है आप डेटा को अरेंज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अगर हम लोग बोले तो एन इंडिविजुअल सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन द serial order. For example, marks obtained by 10 students may be arranged in serial order or in order of their roll numbers as shown in the following table. Where is the table? This is the table, ठीक है। हमने या तो जो है सीरियल नंबर वाइज बता दिया, दैट मीन्स हमने बस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कर दिया, या फिर हम जो है रोल नंबर वाइज बता दे, ठीक है, कि कितना क्या है। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर आए अगर हम लोग, तो एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा नंबर बड़ा है उसको आप सबसे पहले लिख रहे हो, छोटे को सबसे लास्ट में लिख रहे हो, या छोटे नंबर से स्टार्ट करके लास्ट नंबर तक जा रहे हो, बड़े नंबर तक। दिस इज व्हाट योर मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो है arrangement. So the arrangement of raw data in ascending or descending order of magnitude is known as array. आपके स्टैटिस्टिक्स में कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी है। बेसिकली अगर बात करो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बहुत सारी है।
तो वो टर्म्स आपको स्पेसिफिकली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी जो डेटा है या आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको अरेंज करते हो तो दैट इज बेसिकली नोन एज अरे, ठीक है। It is also known as arrays or arraying of the data or arraying of the figures, ठीक है। For example, marks obtained by 10 students can be presented either in ascending order or in descending order. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा है एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ठीक। देन आते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज पर। फ्रीक्वेंसी सीरीज दैट इज आपकी डिस्क्रीट सीरीज एंड योर कंटीन्यूअस सीरीज। सो फ्रीक्वेंसी सीरीज मे बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज योर डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे, ठीक है। इसे आप जो है फ्रीक्वेंसी अरे भी कहते हो। अरे क्या था स्टूडेंट्स, अरे था कि आप मैग्नीट्यूड के बेसिस पर कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो। देन यू हैव व्हाट, फ्रीक्वेंसी अरे, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी लिखने वाले हो, राइट। डिस्क्रीट सीरीज में वी हैव फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका जो है फ्रीक्वेंसी अरे हम लोगों ने नेम दिया है। एंड नेक्स्ट वन इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ ले। सबसे पहले हम अपने जो है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें। तो सबसे पहली चीज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो उसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितने बार रिपीट हो रहा है। So frequency is the number of times an item occurs or repeat itself in the series. In other words, the number of times an item repeats itself in the population is called frequency of that item. ठीक है? What is frequency basically? जितने number of times जो एक item repeat होता है आपके पूरे डेटा में, आपकी पूरी population में। population क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था, पॉपुलेशन इज समथिंग जिस पर आपकी स्टडी बेस्ड है, ठीक है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपकी स्टडी के अंदर आ रहे हैं दैट इज बेसिकली योर पॉपुलेशन, ठीक है। सो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई एक पर्टिकुलर आइटम है जो कि रिपीट होता है आपकी पूरी पॉपुलेशन में, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सो द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ करस्पॉन्डिंग to the range of the value or class interval is called class frequency. हम लोग continuous series पढ़ कर आए, मान लो this is our continuous series, ठीक है। तो this is your class और इसके अगेंस्ट जो आपके पास में frequency है, this is your class frequency, ठीक है, कि एक क्लास के करस्पॉन्डिंग कितनी frequency आ रही है। For example, if there are 4 students securing marks between 10 to 15, then 4 is the frequency corresponding to the class interval 10 to 15. Thus, 4 is called class frequency. ठीक है? Then telebars. Now, what are telebars? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा आपकी जो है स्मॉलर क्लासेस में कुछ ऐसे, right? What is this? 1, 2, 3, 4 and 5. ये होते हैं आपके टेलीबार्स। अगर मुझे जो है 14 को रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू टेलीबार्स तो हम कैसे करेंगे, दिस इज योर 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया है। अब 5 के बाद में नेक्स्ट क्या होगा आपका 6 7 8 9 10 एंड देन नेक्स्ट 11 12 13 14। ये आपका 14 को हमने टेलीबार्स के हिसाब से बताया, ठीक है। तो आप जो है आपका जो टेलीबार्स है उसको यूज करके भी जो है आप डेटा को अरेंज करते हो, ठीक है। नाउ एवरी टाइम एन आइटम अकर्स अ टेलीबार, दैट इज एक जो ये टेलीबार होता है दैट इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम corresponding to a particular class interval. Each bar signifies one occurrence of that item. 2 telebars would mean that the concerned item has occurred twice in the series. After every 4 tallies, the 5th tally will cross out all the previous 4 tallies, thus making a group of 5. This is 4 and this is 5. ठीक है, एक ऐसी वाली लाइन slanting वाली, that is this. This method of marking and counting is known as 4 and cross method. 4 and cross method क्या हुआ? This is 4.
एंड क्रॉस मेथड, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो मतलब टेली बार्स होते हैं उन्हें फोर एंड क्रॉस मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ ये कुछ आपके टेली बार्स हो गए, ये हमारे मार्क्स हैं। देन वी हैव लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस इज व्हाट योर टेली मार्क्स, ठीक है। टेली मार्क्स किसके करस्पॉन्डिंग आप बनाओगे, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको आप टेली मार्क्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट्स, ये वाली, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, याद रखना है, भूलना नहीं है, साथ साथ में रिवाइज करते जाओ तो प्रॉपर्ली याद रहेगा। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, ये आपके फ्रीक्वेंसीज एंड दीज आर योर टेली बार्स, ठीक है। ओके, तो आते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फिर जिसे वी कैन से फ्रीक्वेंसी अरे। A discrete series or frequency array is that series in which data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown. Discrete series में हमने क्या देखा है, no fractions, no decimals वाली चीजें, ठीक है। exact value हमारे पास में होनी चाहिए, वो आपकी discrete series होती है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज है या फिर जिसे हम फ्रीक्वेंसी अरे कहते हैं, वो क्या है, ये वो पर्टिकुलर सीरीज है जिसमें कि जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो शो किया जाता है, ठीक है। So in such series there are no class intervals and a particular item in a series is numbered rather than measured with some range. यहाँ पर आप मेजर नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास में कोई रेंज नहीं है, बल्कि क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स है, ठीक है। तो आपकी जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें आपके पास में जो वेरियस वैल्यूज आती है वो कैसे आती है, बाय काउंटिंग, ठीक है। आपके पास में एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, ऑल राइट। देन एग्जाम्पल, 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स। ये कुछ मार्क्स सिक्योर किए गए हैं। यू कैन सी कि ये क्या है अभी एट प्रेजेंट, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कैसे बदलोगे, वील सी। जैसे कि 11th है, मतलब 11 है सॉरी, तो 11 कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमने लिया नंबर ऑफ मार्क्स इज 11, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिखी 3, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर देखो साथ साथ में हम क्या सीख रहे हैं कि आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज है वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट हो रही है। देन कम्स टू 12, तो 12 हमारे पास में एक ही बार है, तो वी हैव रिटन 12 का 1, ठीक है। देन अगर 13 हमारे पास में नहीं है तो वील जंप टू 14। 14 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमने लिखा 14 और यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हमने लिखी 4। नेक्स्ट 15 नहीं है क्वेश्चन में, 16 पर चलते हैं। 16 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 2, ओनली 2 नंबर ऑफ टाइम्स, 16 एंड दिस कम्स हियर 2, ठीक है। फिर 17, 1 2 3 4 5, ये 17 को हमने लिखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने 5। 18 की बात की जाए तो 18 इज 1 टाइम, तो 18 जो है यहाँ पर लिख रही हूं मैं, 18 जो है वो आपका एक बार आया है। एंड 20, 1 2 3 एंड 4, 20 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो देखो हाउ वी हैव कन्वर्टेड आवर इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। और अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर दोगे, आपने देखा 11 इज 3 टाइम्स, आपने 11 को जो है 3 बार लिख दिया, 12 को 1 बार लिख दिया, 14 को 4 बार लिख दिया है। तो इस वे से आपकी जो डिस्क्रीट है वो जो आपकी डिस्क्रीट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके इंडिविजुअल सीरीज में। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे आप लोग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी अरे हो गया है। आपने ये मार्क्स लिए जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आपकी वेरियस फ्रीक्वेंसीज जो है वो आ गई है, ठीक है। नाउ इन फ्रीक्वेंसीज को आपने टेली बार्स के थ्रू क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अगर क्वेश्चन डिमांड्स कि आप टेली बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करो तो आप टेली बार्स बना देना, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। तो 3 के अगेंस्ट वी हैव मेड दिस 3, फिर आपका 1, ये 4, 2, 5 के लिए क्या होगा, 4 एंड अ क्रॉस, ठीक है। तो 4 एंड अ क्रॉस जो है वो आ गया है। इस बेसिस से जो है आपका टेली बार्स जो है वो भी हम लोगों ने फ्रेम कर दिए, ठीक। चलो देन कम्स टू कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज को आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो, ठीक है। सो अ कंटीन्यूअस सीरीज इज दैट सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट्स कंटीन्यूअस वेरिएबल्स
showing range of values of different items of a series. ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज क्या है? आपका कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटिन्यूस वेरिएबल्स दैट मींस कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू आपके पास में क्या आ सकती है? पॉइंट में आ सकती है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर बेसिकली जिसमें आपके पास में इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर्स जो होते हैं वो वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों अवेलेबल होती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर कंटिन्यूस वेरिएबल्स, और उसको शो करने वाली सीरीज इज बेसिकली योर कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें आपके पास में साइड में फ्रीक्वेंसी भी शो की जाती है। कंटिन्यूस सीरीज को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, और आपकी जो डिस्क्रीट सीरीज है उसे आप क्या कहते हो? फ्रीक्वेंसी अरे। ठीक है, now in a continuous series the measurements are only approximations and are measured in class intervals, that is within certain limits. Here classes are framed without any break from beginning to the end. classes कैसे बनाते हैं हम? बिना किसी ब्रेक के। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है, तो देखो बिना ब्रेक के हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगा, जैसे कि मान लो मैम हमारे पास में जो है एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है दैट इज 15, तो अब इस 15 को आप इसमें इंक्लूड करोगे या इसमें इंक्लूड करोगे? एक कंफ्यूजन हो सकता है ना, यहां तक भी तो हम 15 तक जा रहे हैं और यहां पर हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जस्ट गेट वन थिंग इन माइंड, ये जो पर्टिकुलर आपकी क्लास है ना, इसमें आपकी वो सारी वैल्यूज आएगी जो कि 10 से स्टार्ट हो रही हो और एंड हो रही हो 4.99 तक। ठीक है, सॉरी 14.99 तक। अगर 15 हो गया तो 15 यहां पर इंक्लूड होगा जब वो किसी क्लास की लोअर लिमिट बनेगी। जो आपकी फर्स्ट वाला नंबर होता है वो उसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो बाद वाला नंबर होता है दैट इज अपर लिमिट। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया कहां तक जाना है। ऑल राइट, तो 14.99 तक जो है यहां पर आएगा, और अगर कोई नंबर 15 है तो 15 विल बी पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि आपका जो 15 है वो लोअर लिमिट रहेगा तब। ठीक है, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर आए। क्लास क्या होती है? ये जो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 हम लोग बोल रहे हैं, यही आपकी क्लास होती है। ठीक है, सो क्लास हियर बाय मीन्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच items are placed such as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस वे से। ठीक है, the classes should be clearly defined and should not lead to any confusion. classes क्या होनी चाहिए? clearly defined होनी चाहिए, और कोई भी काइंड ऑफ कंफ्यूजन जो है वो उसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 10 to 14, 15 to 20, अब यहाँ पर आपने एक मिस कर दिया। अगर कोई नंबर होगा 14.5 तो वो कहाँ जाएगा? राइट, तो ये चीजें जो है ये आपको अवॉइड करनी है। प्लस जो कंफ्यूजन है वो कैसा आ सकता है? वही चीज कि मैंने आपको बताया कि ये 15 इधर ऐड करोगे कि नेक्स्ट में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर रखनी है। ठीक है, classes should be exhaustive and mutually exclusive so that any value of the variable corresponds to one and only one of the classes. क्या बोल रहे हैं? एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए क्लासेस। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? कि आप कुछ एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, इंक्लूसिव आप सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें एक्सक्लूसिव क्या है कि यहां पर आप इस 15 को एक्सक्लूड कर रहे हो एंड 15 यहां पर इंक्लूड हो रहा है। तो अगर मेरे पास में कोई भी वेरिएबल है दैट इज 15, तो उसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में लिखने वाली हूं, और वो क्लास कौन सी होगी? आपकी ये वाली। ठीक है, इस वाली क्लास में इस 15 नंबर को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर कि इससे क्या मतलब जो है हम बताना चाह रहे हैं। ऑल राइट, सो क्लासेस कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। म्यूचुअल चीज है कि अच्छा ठीक है अपर लिमिट में हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ लोअर लिमिट में जब आएगा नंबर तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये हर एक क्लास को पता है ऐसा कि उनके साथ में यही चीज जो है ये फॉलो की जाएगी। तो इसके चलते हुए कहीं पर भी जो है आपका एक पर्टिकुलर जो नंबर है वो एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, देन व्हाट इज क्लास लिमिट? जैसे कि मैंने बोला 10 to 15, ठीक है, मैं बोल रही हूं 10 to 20, नाउ आई एम सेइंग 10 to 25, 10 to 30,
सबकी क्लास लिमिट अलग है ना, दैट मीन्स कि इनकी जो प्रॉपर रेंज है वो क्या है, वो डिफरेंट है। अगर हम बोले इसमें, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5 जो है नंबर ले रहे हो, ठीक है, 10 - 15 करो तो 5 नंबर्स ले रहे हो, 10, 11, 12, 13 एंड 14, एंड इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स, डेसिमल सब होंगे वो, तो यहाँ पर जो है आप 5 नंबर्स को इंक्लूड करोगे। 10 to 20 की बात करें तो यहाँ पर आप 10 नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हो, यहाँ पर 10 to 25 में आप 15 नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हो, 10 to 30 में आप 20 नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हो। तो ये क्या शो कर रहा है कि क्लासेस की लिमिट जो है वो डिफर कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास में जो डेटा है वो कैसा है, ठीक है। तो क्लास लिमिट क्या होगी बेसिकली, कि आपके ये जो दोनों नंबर्स है इनके बीच में डिफरेंस। अब प्रॉपर टर्म्स के साथ में पढ़ लें कि ये क्या होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर स्टार्ट कर रहा है वो क्या है, वो है आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। जो लोअर वाला नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, दैट इज यहां से ये चीज स्टार्ट हो रही है। दिस इज व्हाट, योर अपर लिमिट, ठीक है, कि इससे ज्यादा के जो भी नंबर्स हैं वो इधर इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपकी लोअर लिमिट इज 10, अपर लिमिट इज 30। इन दोनों के बीच के जितने भी पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगे वो इधर आएंगे, ठीक है। अब इसको आप हमेशा लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे तो नहीं लिखोगे, बट यू हैव सम स्पेसिफिक जो है लाइक डिनोमिनेशंस होते हैं इनके। वो क्या है, लोअर लिमिट को आप डिनोट करते हो L1 से, ठीक है, स्मॉल l, और यहाँ पर आप जो है सबस्क्रिप्ट में उसके 1 लिखोगे, एंड अपर लिमिट में आप क्या लिखोगे, L2, ठीक है। नाउ बेसिकली व्हाट इज क्लास लिमिट, तो वो है आपकी L2 - L1, दैट इज 30 - 10, कितना आ गया, 20। तो क्लास लिमिट कितनी हो गई, 20 हो गई। इसी वे में आप किसी भी क्लास की जो है लिमिट निकाल सकते हो, एंड वो ऐसे ही निकलेगी आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है। सो द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स within a class is called class limit. In continuous series, each class is located between two numbers. These two number make class limit, ठीक है। एक कंटिन्यूस सीरीज में हर एक क्लास जो है वो दो नंबर्स के बीच में लोकेटेड होती है, और ये दोनों नंबर्स क्या बना रहे हैं, आपकी क्लास लिमिट 10 से 30। So this is what your class limit, ठीक है। The lowest value of the class is known as lower limit or L1, and the highest value constitutes the upper limit or L2. If class is 10 to 20, then lower limit and upper limit will be 10 and 20 respectively, ठीक है। जो लोअर लिमिट है वो क्या हो गई, 10 हो गई, जो अपर लिमिट है वो क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है। दिस इज द थिंग कि आपकी जो क्लास लिमिट है वो क्या है, ठीक है। देन आते हैं क्लास इंटरवल पे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्लास लिमिट की बात की थी, ठीक है। क्लास लिमिट इन दी सेंस कि L1 L2 क्या होते हैं ये हमने देखे थे। क्लास लिमिट में हमने दो कंसेप्ट पढ़े, एक होता है आपका लोअर लिमिट, एक होता है आपका अपर लिमिट, ठीक है। नाउ क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल इज बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया वो क्लास इंटरवल क्लास लिमिट दोनों साथ में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मोस्टली हम ये जो है ना टर्म्स अलग अलग यूज कम करते हैं, बट क्लास इंटरवल जब बोला गया तो दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड क्लास लिमिट इज व्हाट, आपका L1 क्या है और L2 क्या है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, L2 - L1, 30 - 10 will give you 20, that is your class interval. 20 - 10 कितना आ गया, 10, ये आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है। So the difference in the lower limit, difference between the lower limit that is L1 and upper limit that is L2 is known as class interval. The class interval is generally indicated by the symbol I or C. याद रखना दोनों ही, ठीक है। आप स्मॉल आई या स्मॉल सी से दोनों से जो है इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल होता है, दैट इज क्लास इंटरवल I और C is equals to L2 - L1. Class interval is known as magnitude or size or length of the class. क्लास इंटरवल क्या है, एक क्लास का मैग्नीट्यूड कितना है, या एक क्लास का साइज कितना है, या एक क्लास की लेंथ कितनी है, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये आपका क्लास इंटरवल बता रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो क्लास है उसमें कितने पर्टिकुलर्स जो है, कितनी पर्टिकुलर रेंज में जो है आप आपके डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। फिर विड्थ ऑफ द क्लास, दैट मीन्स क्लास की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है उसको समझते हैं। तो विड्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिजायरेबल दैट द
width of each class interval should be equal in size. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग अगर width of class interval की बात करें तो that is something कि आपने एक क्लास को लिया है 10 से 20, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप ले रहे हो 20 से 40, फिर नेक्स्ट क्लास आप ले रहे हो 40 से 50. तो यहाँ पर आपका जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो रहा है, वो डिफर कर रहा है, ठीक है. क्लास इंटरवल अपर माइनस लोअर कर दो, 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, 40 माइनस 20 आपके पास में आ गया 20, 50 माइनस 40 आ गया 10. ये जो वृत्त है आपकी क्लास की या क्लास इंटरवल की, दैट इज डिफरिंग, ठीक है. ये क्या कर रहा है, ये डिफर कर रहा है. अगर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो तो दिस इज लाइक मस्ट कि आपकी ये जो वृत्त है ये क्या रहे, सेम रहे, 10 10 10 10 ही चलती रहे, या 20 20 ही रहे, या 5 5 ही रहे, जो भी आपकी लाइक डेटा है उसके हिसाब से. तो दिस वृत्त शुड रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है. तो ये चीज हमें रखना है. अब वृत्त को आप कैसे निकाल सकते हो, या जो है अगर आप मान लो कोई भी पर्टिकुलर लाइक आपके सामने कोई एक रॉ डेटा है एंड आपको जो है उसे कंटिन्यूस सीरीज में आपको मान लो अरेंज करना है. अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्लासेस क्या रखो, ठीक है, क्लास इंटरवल क्या रखो, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर आपका जो आपका जो फॉर्मूला है, दैट इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड, ठीक है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो मुझे जो है निकालना है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए, ठीक है. अल्टीमेटली मुझे जो है इसे कंटिन्यूअस सीरीज में अरेंज करना है. नाउ देयर इज वन पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसके लोएस्ट मार्क्स है क्लास में, और वो है कुछ आपके पास में 30, ठीक है. दिस इज योर लोएस्ट मार्क्स इन द क्लास. और जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं वो गए हमारे पास में 90, और 40 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में. तो बाकी के जितने भी ये इन दोनों को छोड़कर अब जो बाकी के बचे हुए 38 स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स इन 30 और 90 के बीच में कहीं पर है. ऑल राइट. अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका इस पर्टिकुलर चीज का जो है प्रॉपर एक कंटिन्यूस सीरीज या कंटिन्यूस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये डेटा को प्रेजेंट करना है. अब मुझे क्लास इंटरवल्स कितने रखने हैं ये कैसे पता चलेगा, तो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 90, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है 30, ठीक है. तो 90 माइनस 30 हम करेंगे. कितने नंबर ऑफ क्लासेस आप डिजायर कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आई एम डिजायरिंग कि मुझे जो है 10 क्लासेस अपनी चाहिए है, मतलब 10 क्लास इंटरवल्स आई विल मेक. इससे ज्यादा नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, 10 इज लाइक सफिशिएंट, ठीक है. तो नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड इज व्हाट 10, ठीक है, कि 10 क्लासेस जो है वो होनी चाहिए. Now 90 minus 30 will give you 60. इसको डिवाइड किया आपने 10 से, आंसर कितना आ गया 6. तो आपका जो क्लास इंटरवल है वो कितना रहेगा 6 रहेगा. इन दी सेंस अब आप 30 से स्टार्ट करोगे, आपका स्मॉलेस्ट यही है तो आपको 10 to 20, 20 to 30 लेने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली 30 से स्टार्ट करो तो मेरी जो फर्स्ट क्लास रहेगी दैट वुड बी 30 to 36, ठीक है. देन नेक्स्ट अगर मैं लू तो 36 to 42, राइट. फिर नेक्स्ट आएगी मेरी 42 to 48, ठीक है, एंड सो ऑन टिल 90 जो है ये चीज चलेगी. ऑल राइट. तो यहां से जो है हमें समझ में आया कि हमारी क्लास इंटरवल या हमारी जो ब्रेथ ऑफ क्लास इंटरवल है दैट वुड बी 6. दैट मीन्स आपका जो क्लास इंटरवल है वो कितना होगा, वो 6 रहने वाला है. ऑल राइट. सो दिस इज द थिंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ क्लास इंटरवल्स. ऑल राइट. देन आता है रेंज. नाउ व्हाट इज बेसिकली रेंज. रेंज ना आपका सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना दैट इज बेसिकली रेंज, ठीक है. तो जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज की बात करते हो तो इसमें आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा ले रहे हो इस पर ध्यान रखना. द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर है आपकी जो क्लास है वो 0 to 10 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 70 to 80 पर. तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है, दैट इज 0. लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है 80. तो 80 माइनस 0 करेंगे, रेंज हमारे पास में आ गई दैट इज 80, ठीक है. रेंज इज बेसिकली कि आपके जो दो एक्सट्रीम्स हैं उनके बीच का कितना डिफरेंस होता है. ऑल राइट. आई गेस दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल.
देन आते हैं मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू पर। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव क्लास 10 to 20। अब इसकी मिड वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी मिड वैल्यू को कैसे निकालेंगे और इसकी मिड वैल्यू क्या है वो चीज हम लोग देख लें। सो बेसिकली मिड वैल्यू को आप कैसे निकालते हो, आपकी अपर और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करो, दैट इज 10 + 20 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया 30/2 हो गया, विच विल गिव यू 15। तो आपकी जो मिडिल वाली वैल्यू है दैट इज 15, ठीक है, एकदम जो मिड पॉइंट पर आ रही है। अब मान लो वी हैव अ क्लास 30 से लेकर 36, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लास है। अब इसका अगर हमें मिड वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 30 + 36 करो, कितना आ जाएगा 66, इसको डिवाइड बाय करो 2, तो आपकी मिड वैल्यू आ गई दैट इज 33, ठीक है। मिड वैल्यूज का क्या काम है या ये कहां पर काम आते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, यहां पर सिर्फ जो कैलकुलेशन है उसे समझ लो। सो मिड पॉइंट या मिड वैल्यू इज व्हाट, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, एकदम जो सेंट्रल पॉइंट है क्लास इंटरवल का। It is calculated by dividing the total of magnitude of lower and upper limits by 2. Mid value, mid point या फिर mid value is equals to lower class limit plus upper class limit divided by 2. For example, midpoint of class 10 to 20 will be 10 + 20 divided by 2 which will give you 15. All right. तो इस बेसिस से जो है आप आपके मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। Then frequency distribution. Now what is this? Frequency distribution क्या है? ये एक टेबल है जो कि बेसिकली आपको शो कर रहा है, एक साइड पर आपकी वेरियस क्लासेस लिखी है, एक साइड पर आपकी वेरियस फ्रीक्वेंसीज लिखी है। दिस इज बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबल which shows how the different values of a variable are distributed in different classes along with their corresponding class frequencies. All right, so I guess यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है, प्लस वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसीज, ये सब कुछ क्या होते हैं, प्लस जो कंटीन्यूअस सीरीज में हमने ये वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं वो। नाउ ये जो कंटीन्यूअस सीरीज है ना स्टूडेंट्स, इसके वेरियस टाइप्स होते हैं जो कि इनिशियली मैंने आपको उस फ्लो चार्ट में भी दिखाए थे। अब वो टाइप्स क्या क्या हैं, उनका क्या क्या मतलब होता है और वो आप कब यूज करते हो, उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। आई होप सो इस पार्ट में जितना भी पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। अब इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th, ये लॉन्च हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए एंड दिस इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस में एनरोल करने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना पड़ेगा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए भी आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग आपके कौन से टीचर कौन से वीडियोस लेकर आ रहे हैं, किस टाइम पर आपको कौन सा वीडियो मिलेगा, ये सारी चीजें। आई होप सो आपको सभी कुछ जो है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गया है एंड इस पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।